Hello everyone, I am Mudassir Hamid, welcoming you to my YouTube channel Radiance Biology Classes. जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछले कई दिनों से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, राइट? उन वीडियोस में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. We have also studied about the structures of reproductive systems, both male as well as female. और हमने पढ़ा है different methods of sexual reproduction and different methods of asexual reproduction as well. If you have subscribed my YouTube channel, then you will easily find those videos in the series reproduction, right? तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस टू गेट दोज इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड मेनी मोर वीडियोस दैट वी विल बी प्रोड्यूसिंग, वी विल बी मेकिंग इन नियर फ्यूचर. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की. व्हाट आर दीज रिप्रोडक्टिव साइकिल्स? रिप्रोडक्टिव साइकिल इज a sequence of changes which are occurring in the reproductive system of a mammalian female. एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीक्वेंशियल चेंजेस होती हैं. उन सीक्वेंशियल चेंजेस की वजह से ये मैमेलियन फीमेल रेडी होती है टू कंसीव बेबीज, राइट? दीज सीक्वेंशियल चेंजेस जो कि मैमेलियन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं ताकि ये तैयार हो जाए, रेडी हो जाए बेबीज या ऑफस्प्रिंग्स कंसीव करने के लिए. इन सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस को हम, सीक्वेंशियल चेंजेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल and the second one is estrus cycle. The second one is estrus cycle. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, right? ये जो menstrual cycle है, it is seen in primate females only. Primate females. मैमल्स, फाइलम कॉर्डेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास मैमेलिया. क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आई थिंक 14 और 16 ऑर्डर्स. उन्हीं ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर है ऑर्डर प्राइमेटा. ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन ऑर्डर प्राइमेटा, राइट? तो ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन प्राइमेटा. सिंस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर प्राइमेट बोलेंगे तो हमारा प्राइमेट से मतलब है ह्यूमंस. ह्यूमन फीमेल्स में, गोरिल्लास में, चिंपैंजीज, मंकीज एटसेट्रा, इन सब में आप ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल नोटिस कर सकते हैं. ओके, जो कि बाकी मैमलियन फीमेल्स हैं अदर देन प्राइमेट्स, दे आर नोन एज नॉन प्राइमेट्स. और नॉन प्राइमेट फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता. उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और तरह की सीक्वेंशियल चेंजेस होती हैं. दो सीक्वेंशियल चेंजेस आर कलेक्टिवली नोन एज एस्ट्रस साइकिल. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल वी हैव टू टॉक अबाउट दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोट इज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन प्राइमेट फीमेल्स ओनली एंड प्राइमेट्स इंक्लूड ह्यूमंस एज वेल. Humans, chimpanzees, etc. Right. पहला पॉइंट आप लोगों ने यही नोट करना है. इट इज सीन इन ह्यूमन फीमेल्स, प्राइमेट फीमेल्स. है क्या ये? मैंने पहले ही बताया. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर sequential natural changes. Regular sequential natural changes. Regular sequential natural changes in the reproductive system of female.
in the reproductive system of females. Which females? Primate females. In the reproductive systems of females, that makes pregnancy possible. ऐसी वाली रेगुलर सीक्वेंशियल चेंजेस प्राइमेट फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिन चेंजेस की वजह से इन फीमेल्स में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, it is possible for them to get pregnant due to these sequential changes. All these sequential changes are known as, collectively known as menstrual cycle. Right? या हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी सीक्वेंशियल चेंजेस होती हैं. वो सीक्वेंशियल चेंजेस इस ह्यूमन फीमेल को तैयार करती हैं टू कंसीव अ बेबी. राइट? Those sequential changes are collectively known as the reproductive cycle or reproductive cyclic changes or menstrual cyclic changes. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की है. You can see this flow chart has been divided into 28 days. मतलब कहने का यह है कि इस menstrual cycle का ड्यूरेशन जो होता है, the duration of this menstrual cycle is approximately 28 days. लेकिन it can range from 22 days to 31 days. But हम ज्यादातर 28 days का ही हिसाब लगाते हैं. मैं रेंज भी लिखूंगा. The range is from 22 to 31 days. एक और पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है, ये सीक्वेंशियल चेंजेस ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कब से स्टार्ट होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज सुन एज अ फीमेल एंटर्स द एज ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही ये गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में एंटर करती है, प्यूबर्टी स्टेज के बाद इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सीक्वेंशियल चेंजेस हर बार रेगुलरली आ जाते हैं. कब तक? अप टू द एज ऑफ 45-50 ईयर्स. तो इस गर्ल चाइल्ड की लाइफ में, जिंदगी में जो पहला वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, दैट विल बी ऑकरिंग जस्ट एज शी एंटर्स द एज ऑफ प्यूबर्टी. और उस पहले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनआर्क बोलते हैं. राइट? लेट मी रब दिस. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल in the life of a girl child, in the life of a girl, is known as menarche. Okay, menarche. What is this? The first menstrual cycle. In the life of a girl. जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया हुआ है, एज ऑफ प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स. ह्यूमन फीमेल्स में प्यूबर्टी का एज रेंज होता है 10 से 12 ईयर्स. राइट? तो मान लो 12 साल की उम्र में ये प्यूबर्टी स्टेज में एंटर कर गई, तो 12 साल की उम्र में इसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, विच इज नोन एज मेनआर्क. फिर हर महीने, बिकॉज इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1 month 28 days, हर महीने ये सीक्वेंशियल चेंजेस होती जाएंगी. राइट? कंटिन्यूअसली as soon as the girl child attains the age of 45 years. 45, कुछ में फीमेल्स में 48, कुछ फीमेल्स में 47, कुछ में 50, बट 50 के बाद ये सीक्वेंशियल चेंजेस होना बंद हो जाएंगी. इसका मतलब ये गर्ल जो है, फीमेल जो है, इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो 12 साल या प्यूबर्टी स्टेज से लेके 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है. इन्हीं सालों में, इन्हीं ईयर्स में ये फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है. इज इट ओके? ओके.
मैं यहां पर लिखूंगा आफ्टर 45 to 50 years of age, जब 45 से 50 साल की उम्र की हो जाती है ये फीमेल, menstrual cycle stops now this female is unable to conceive babies, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होगी। एंड हम बोलते हैं कि ये जो फीमेल है जिसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया, नाउ दिस फीमेल इज सेड टू बी इन मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। फीमेल प्रैक्टिकली रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो गई, नाउ शी कांट बेयर बेबीज, राइट। अगर हम इस एज को कैलकुलेट करेंगे, मान लो 12 साल की उम्र में इसका प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, 12 साल की उम्र में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया और 45 में स्टॉप हो गया, तो 12 से 45 इट इज अप्रोक्सीमेटली 33 इयर्स। मतलब एक एवरेज फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड अप्रोक्सीमेटली 33 इयर्स ही होगा। हाँ, कुछ में 35 साल, 34, 35, 36, 37, 38, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज द सेकंड फेज। दूसरा फेज प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। तीसरा फेज, यहां पर मैं ओव्यूलेशन लिखा मैंने, हम इसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट फेज इज, इट इज द फोर्थ फेज, ल्यूटल फेज, या इसको सिक्रेटरी फेज बोलेंगे, और इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हम इन चारों फेजेस को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर नाउ हमको पता चल गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फेज, रादर 3 फेजेस आप बोल सकते हैं, और 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया, मैंने चौथा फेज ओव्यूलेटरी फेज मान लिया। The whole menstrual cycle is divided into 4 phases. The first phase is menstrual phase or bleeding phase. The second phase is proliferatory phase, also known as follicular phase. क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। हाँ, इसके बाद आएगा चौथा फेज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद आता है तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। The first phase is menstrual phase or bleeding phase. Menstrual phase or bleeding phase. Okay, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इससे नीट में क्वेश्चन भी आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। दिस फेज लास्ट्स फॉर अबाउट 4 to 5 days। सो इसका मैं ड्यूरेशन लिखूं, ड्यूरेशन इज 4 to 5 days। होगा क्या इसमें? सबसे पहला पॉइंट, इस फेज में फीमेल के ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होता है। कौन से हार्मोन्स? शायद आपको ये याद हो, GnRH। GnRH इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। देन FSH, LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से निकलता है? इट इज secreted फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। देन LH luteinizing hormone, it is also secreted from pituitary gland, right? And estrogens, estrogens कहां से निकलते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, estrogens are secreted from the theca interna of
द ओवरियन फॉलिकल। ओके, तो ये हार्मोन्स जो ब्लड स्ट्रीम में अभी तक थे, इनका लेवल अभी तक बहुत ज्यादा था। बिफोर ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज से पहले कौन सा फेज था? ल्यूटल फेज और सेक्रेटरी फेज। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले ये वाला फेज था, इससे पहले ब्लीडिंग फेज से पहले। तो ब्लीडिंग फेज से पहले इन हार्मोन्स का लेवल ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा था। एज सुन एज ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया तो इन हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप हो गया। दीज लेवल डिक्रीजेस कंसिडरेबली। The levels of these hormones decreases considerably. बहुत कम हो गया इन हार्मोन्स का लेवल, राइट। इससे क्या होगा? इसमें यहां पर एक सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेंस। शायद आपको याद हो, एस्ट्रोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ओवरीज में जो फॉलिकल्स थे उनका मैचुरेशन करने में एस्ट्रोजेंस काम करते हैं, राइट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी ओवरी के अंदर के फॉलिकल्स का मैचुरेशन स्टार्ट करते हैं। और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करते थे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन प्रोसेस को कराता था। ये ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता था कि भैया तुम फ्यूज हो जाओ ओवरी वॉल के साथ, तब जाके ग्राफियन फॉलिकल को, तब जाके ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता था। इन हार्मोन्स का फंक्शन हमको पता है, तो अब इन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो गया। व्हाट विल हैपन? द विड्रॉल ऑफ दीज हार्मोन्स रिजल्ट्स इन द डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीजेनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। Degeneration of corpus luteum. Point to be noted here. मैंने लिखा degeneration of corpus luteum. अब भैया ये कार्पस ल्यूटियम है कहां? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। मैंने LH कहा, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है टू बर्स्ट। ओवरियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर ओवरी के अंदर एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल रहा। दैट एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। उस टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम, राइट। येलो कलर्ड बॉडी होता है ये। यही कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये पहले हो चुका है, राइट। अब क्योंकि इन हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप हो गया ब्लड में, पर्टिकुलरली दिस हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन लेवल जब ड्रॉप होगा, एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने से ओवरी के अंदर जो पहले से कार्पस ल्यूटियम मौजूद है वो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, फट जाएगा कार्पस ल्यूटियम। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता था। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाए रखता था, थिक बनाए रखता था। देखिए, फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस का अंदर वाला वॉल दैट इज एंडोमेट्रियम, बहुत ही ग्लैंडुलर होता है ये। एट दिस टाइम 28वें दिन सेक्रेटरी फेज के 28वें दिन पे ये यूट्रस का वॉल बहुत ही ग्लैंडुलर हो चुका होता है, हैवी हो चुका होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। हाँ, लेकिन किसकी वजह से वो मेंटेन रहता है? वो मेंटेन रहता है बाय मींस ऑफ हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन निकलता कहां से था? प्रोजेस्टेरॉन वाज रिलीज्ड फ्रॉम दिस कार्पस ल्यूटियम, ठीक। और कार्पस ल्यूटियम अब डिजेनरेट हो गया तो जाहिर सी बात है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल डिक्रीज। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो गई, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन खत्म। अब प्रोजेस्टेरॉन खत्म, ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के वॉल को मेंटेन रखता था। प्रोजेस्टेरॉन रहा नहीं तो व्हाट विल हैपन? यूट्रस का वॉल, इंटरनल लाइनिंग एंडोमेट्रियम फट गया, रप्चर हो गया, एंड दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लड फ्लो। दैट ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली अकर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days। इसी ब्लड फ्लो वाले पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं।
आई विल रिपीट हियर. सबसे पहले मैंने क्या कहा, दिस फेज मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 days, राइट. मेंस्ट्रुअल फेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, हार्मोनल चेंज होती है. कौन सी हार्मोनल चेंज? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि निकला था कहां से, हाइपोथैलेमस से. इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया था टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच. ठीक. तो इस फेज से पहले जो फेज था, इस फेज में एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन का लेवल हाई था ब्लड में. बट जैसे ही ये फेज का 28th डे खत्म हो गया, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो गया. कैसे ड्रॉप हो गया, मैंने वो बोला हुआ है, नेगेटिव फीडबैक वगैरह. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो गया ब्लड में. उसका लेवल ड्रॉप होने से इन दोनों का लेवल भी डिक्रीज हो गया, इसका लेवल भी डिक्रीज हो गया. क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही फॉलिकल्स को मैच्योर कराता था, उन्हीं फॉलिकल्स के सेल्स से निकलता था एस्ट्रोजन. अब अगर यही नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो एस्ट्रोजन लेवल भी ड्रॉप हो गया. एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने से जो ओवरी भैया फट गया, डिजेनरेट हो गया. कार्पस ल्यूटियम से जो निकलने वाला हार्मोन था, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया. ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होने से यूट्रस का जो वॉल था, इंटरनल एंडोमेट्रियम, वो अब मेंटेन नहीं रहेगा, वो फटेगा. रप्चरिंग ऑफ द यूट्रस वॉल ऑकर्स, एंड दैट रप्चरिंग ऑफ द यूट्रस वॉल रिजल्ट्स इन द blood flow through the vaginal canal for a period of 4 to 5 days. ओके, मैं यहां लिखूं rupture of uterine wall. कौन सा वॉल ब्रेक होगा, रप्चर होगा? पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम बहुत ही ग्लैंडुलर होता है, राइट. दिस रप्चर ऑफ यूट्रीन वॉल रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days. यही ब्लीडिंग, यही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसके थ्रू आएगी? थ्रू वजाइनल कनाल. ओके, ये कंटिन्यूसली रहेगा 4 से 5 दिन तक, ठीक. और चौथे दिन के बाद, तीसरे चौथे दिन के बाद ये ब्लड फ्लो डिक्रीज होता जाएगा. 5वें दिन के बाद ब्लड फ्लो खत्म. अब वजाइनल कनाल से ब्लड फ्लो आया नहीं. क्यों नहीं आया? क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो सारी उठ गई है, रप्चर होके बाहर आ चुकी है. और इतनी देर में यूट्रस का जो वॉल है उसने फिर से हैवी बनना स्टार्ट कर दिया है. यूट्रस वॉल इतनी देर में फिर से उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुका है. दैट इज वाई इसके बाद वाला जो फेज आएगा उस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलेंगे, राइट. तो सेकेंड फेज आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज. इस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? अगेन यूट्रस वॉल इज स्टार्टिंग टू डेवलप. यूट्रस वॉल इज स्टार्टिंग टू डेवलप. तो इस वाले फेज के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. The second phase is proliferative phase. It is also known as follicular phase. हाँ जी, प्रोलिफरेटिव फेज बोलो, फॉलिक्यूलर फेज बोलो, एस्ट्रोजेनिक फेज बोलो, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलो, बहुत सारे नाम है. द सेकंड वन इज proliferative phase. It is also known as follicular phase. It is also known as, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज. एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजेनिक फेज. एस्ट्रोजेनिक फेज, राइट.
proliferative phase, follicular phase, pre-ovulatory phase और एस्ट्रोजेनिक फेज। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, इट इज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 days. The duration is 8 to 10 days. मतलब it can last from 4th or 5th day of the menstrual cycle till 13th day of the menstrual cycle. ठीक है ना? इस फेज में क्या होगा, फिर से देयर विल बी इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ, हाँ जी, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ हार्मोन्स। फीमेल के ब्लड में हार्मोनल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन सा लेवल? सबसे पहले लाइक गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। एस्ट्रोजेंस, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। इन सब का लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। देखिए, एस्ट्रोजेंस और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले दिन, इस फेज के पहले दिन माने मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे दिन से ये इनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। एंड जैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 11th, 12th, 13th डे तक पहुंचेगा, इन हार्मोन्स का लेवल पीक पे होगा। एस्ट्रोजेंस और एफएसएच का लेवल पीक पे होगा। हाँ, एलएच का लेवल भी पीक पे आएगा, बट द पीक ऑफ द लेवल ऑफ एलएच विल बी इन 14th डे, राइट। तो मैंने क्या कहा, एफएसएच और एस्ट्रोजेंस का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, इनका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 6th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इंक्रीज होते होते इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का 11वां, 12वां, 13वां दिन पहुंचा, ओके, तब उस 12वें, 13वें दिन पर ब्लड स्ट्रीम में इन हार्मोन्स का पीक लेवल होगा, और 14th डे पे एलएच का भी पीक लेवल होगा, राइट। ओके, अब देखें, इन हार्मोन्स के लेवल के इंक्रीज होने से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। क्या क्या? सबसे पहला इवेंट ये 1 से 2, 1 to 2 secondary follicles are formed. 1 to 2, कभी कभार 3 भी secondary follicles are forming. अब सवाल यह है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स कहां से बनेंगे? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ओवरी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, टर्शरी फॉलिकल्स होते हैं। मैं वही बोल रहा हूं, ओवरी के अंदर पहले से ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, जो कि इस फेज के एंड पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। ब्लीडिंग फेज के एंड पे, मतलब 4th डे, 5th डे ऑफ द ब्लीडिंग फेज, उस दिन से ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। 1, 2 या 3 प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ जी, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता था? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता था? सेकेंडरी oocyte। मतलब सेकेंडरी oocyte बन चुका है ओवरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। और तो और इन 2 या 3 सेकेंडरी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल, वन फॉलिकल will be converted into the most mature follicle. उस most mature follicle को हम बोलेंगे one Graafian follicle. Right, one Graafian follicle. ठीक, ये कैसे हुआ? मैं पहले ही बोल चुका हूं, एफएसएच का सर्ज हो गया, एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में। ये एफएसएच ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि तुम प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर करना स्टार्ट कर दो इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल को मैच्योर करना स्टार्ट कर दो इनटू ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ
इंक्रीज्ड FSH। तो बाय द टाइम ये फेज यहां तक पहुंचा, बाय द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल 12th 13th डे तक पहुंचा, तब तक नॉर्मल केस में फीमेल की ओवरी में एक ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा, द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगी? सेकेंडरी oocyte। ये कौन से स्टेज पे अरेस्ट होगी? इट विल बी अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। हाँ जी, तो menstrual cycle is progressing and it is reaching up to which stage? 13th stage। 13th stage तक पहुंचते पहुंचते इस ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल एक बन चुका होगा। हाँ, कभी कभार इन रेयर केसेस दो भी बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक या तीन भी बन सकते हैं रेयर केसेस में, बट नॉर्मली एक ही ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होगा फ्रॉम द प्रीवियसली प्रेजेंट सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स बन चुके हैं फ्रॉम द प्रीवियसली प्रेजेंट प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, वन मोर पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड हियर इज एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? हाँ जी, इसने तो ये काम कर दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। एस्ट्रोजन यूट्रीन लाइनिंग को, मैंने कहा ना, इस फेज में यूट्रीन वॉल फिर से प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन व्हाट इट डज, इट विल रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्रीन वॉल। प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रीन वॉल, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ता जाएगा 13th डे तक यूट्रीन एंडोमेट्रियम काफी कुछ कंसिडरेबली बन, दैट विल बी ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम अदर हार्मोन, वो हम बाद में बात करेंगे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन व्हाट इट डज, एस्ट्रोजन विल रिजल्ट इन व्हाट इट डज, एस्ट्रोजन विल रिजल्ट इन द कंसिडरेबल हैवीनेस ऑफ द यूट्रीन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रीन वॉल, मैंने वो लिखा है। इज इट ओके? अब देखिए, अब आएगा 14th डे। 14th डे पे LH हार्मोन का पीक लेवल होगा। ये LH हार्मोन जो ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ये LH इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। भैया तू फट, अब तेरा कोई काम नहीं है। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स और रिलीज कर दिया उसने, उसके अंदर जो था, उसके अंदर था क्या? उसके अंदर था सेकेंडरी oocyte। ओके, तो मैं लिखूंगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ LH luteinizing hormone, Graafian follicle ruptures, Graafian follicle rupture हो गया and releases secondary oocyte, जिसका meiosis 1 complete हो चुका है, meiosis 2 start हुआ है but arrested at metaphase 2. Okay, this process of rupturing of Graafian follicle to release secondary oocyte due to the effect of luteinizing hormone from anterior pituitary gland is known as ovulation. तो हो गया 14th डे कंप्लीट हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब यूट्रीन वॉल रेडी है इस रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte के लिए। मतलब यूट्रस को लग रहा है कि शायद इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, वो एम्ब्रायो मेरे अंदर इंप्लांट होगा। यूट्रस इसीलिए तैयार हुआ है ना। हाँ जी। नेक्स्ट विल बी द फेज विच इज नोन एज ल्यूटियल फेज, या इसको बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज बोलेंगे, सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटियल फेज। इसके बारे में बात करूंगा एंड वी विल कंक्लूड दिस। तो अब ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया है। ठीक है ना? तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर क्या काम करेगा? वो कन्वर्ट होगा इनटू कार्पस ल्यूटियम, राइट? तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट फेज, हमारा नेक्स्ट फेज क्या है? हाँ जी, ल्यूटियल फेज, LUTEAL, luteal phase. Luteal phase also known as secretory phase. It is also known as post-ovulatory phase. It is also known as progesteronic phase. Yes. Progesteronic phase. तो क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहला काम,
ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा? अगेन मैं हार्मोन्स की बात करूंगा. कौन कौन सा हार्मोन था? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट. LH FSH लेवल्स दे आर स्टिल हायर, लेकिन उतने ज्यादा हायर नहीं. LH FSH levels are still higher. Still higher. But lower than the previous phase. Previous phase कौन सा था? Proliferative phase. Lower than proliferative phase. मतलब थोड़ा सा इनका लेवल ड्रॉप हो चुका है, इनका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है. Is it okay? One more thing. Formation of corpus luteum occurs. ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम बन चुका है, क्योंकि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ है इनटू कार्पस ल्यूटियम. अब क्या होगा? दिस कार्पस ल्यूटियम इज रिलीजिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. इट इज रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन. हाँ जी, एस्ट्रोजेंस का लेवल भी अभी भी हायर है, लेकिन उतना हाई नहीं है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है इसके साथ. ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही अद्भुत हार्मोन है. हाँ, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इट इज सप्लीमेंटिंग द यूट्रेन लाइनिंग, यूट्रेन वॉल लाइनिंग. ये यूट्रस के वॉल को और ऐड कर देगा, उसको और हैवी बना देगा, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग इट. यूट्रस के एंडोमेट्रियम को और हैवी बना देगा और उसको मेंटेन भी करेगा, उसको फटने नहीं देगा. मतलब 15th डे से कंसिडरेबली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, राइट. और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पे आ जाएगा ऑन द 23rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज इट ओके? पीक लेवल होगा प्रोजेस्टेरॉन का. इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और नहीं बढ़ेगा. पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा. वो नेगेटिव फीडबैक मतलब वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, हाइपोथैलेमस को वगैरह को, उनको वो बोलेगा कि भैया अब तुम्हारी जरूरत नहीं है. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अब रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो इसके इनहिबिशन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एस्ट्रोजेंस का रिलीज होना भी बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अब देखो, LH इसका लेवल कंसिडरेबली ड्रॉप हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर गलती से कोई और ग्राफियन फॉलिकल होगा भी, तो वो ग्राफियन फॉलिकल फटेगा नहीं, एक और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा नहीं, और ओव्यूलेशन होगा नहीं. सिमिलरली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो गया. किससे? ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक. मैं पिछले वीडियो में नेगेटिव फीडबैक के बारे में बोल चुका हूं. प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, उनको बोलेगा कि भैया तुम जो हार्मोन्स रिलीज करते थे, अब तुम्हारे उन हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, तो इनका लेवल ड्रॉप हो जाएगा. अल्टीमेटली LH का लेवल ड्रॉप होने से फर्दर ओव्यूलेशन पॉसिबल है ही नहीं. अगर रेयर केसेस में ओवरी के अंदर एक और ग्राफियन फॉलिकल होगा भी, that graphian follicle will not rupture and will not release any secondary oocyte. Similarly, FSH का लेवल ड्रॉप होने से ओवरी के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल्स अगर बहुत सारे होंगे भी, they will not be converted into tertiary follicles and graphian follicles. तो इस पंगे से प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक बचाता है, राइट. 23rd डे तक पीक लेवल आ जाता है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का. अब प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल, इसके बाद और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा. 24th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे, 27th डे, 28th डे तक ये यूट्रस का लाइनिंग एंडोमेट्रियम बहुत ही हैवी हो चुका होगा. नाउ इट इज परफेक्ट
perfect for the implantation of the embryo. अगर जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब के एम्पेला पोर्शन में, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रायो बन गया, तो वो एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इसी हैवी यूट्रस वॉल के अंदर इंप्लांट होगा, देन फीमेल विल बी प्रेग्नेंट. लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन केसेस ऑफ द अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड गर्ल्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो जाइगोट बनेगा नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा तो भैया एम्ब्रायो नहीं बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा नहीं तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट क्या होगा? नो इंप्लांटेशन. अब बताओ, इस हैवी यूट्रस लाइनिंग का कोई मतलब है? नहीं. देयरफॉर ये हैवी यूट्रस लाइनिंग फिर से फटेगा. लेकिन कैसे फटेगा? अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, inability of fertilization will stimulate the degeneration of the corpus luteum again. मैंने पिछले इस वाले फेज में बताया था, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा. फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एम्ब्रायो नहीं बना, तो कार्पस ल्यूटियम विल डिजेनरेट. ओके, कार्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो गया. प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल ड्रॉप. प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होने से क्या होगा? ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम था, हैवी लाइनिंग था, वो रप्चर होगा एंड दैट विल कम आउट अगेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू वजाइनल कैनाल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days. उसी फेज को हमने कहा था ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट लिख के बता सकते हैं, या you can tell me about your doubt in my email id. My email id is kharadimudassir, kharadimudassir@gmail.com. I will try to answer your questions, answer your doubts. Okay, तो ये थी कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की. इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा एस्ट्रस साइकिल की. ओके, एस्ट्रस साइकिल, OESTEROUS. ज्यादा नहीं बताएंगे हम इसके बारे में, बस थोड़ा सा कुछ एक आध पॉइंट्स हम बोलेंगे. एस्ट्रस साइकिल, सबसे पहला पॉइंट दैट यू शुड नोट इज इट ऑकर्स इन नॉन प्राइमेट्स. नॉन प्राइमेट्स बोले तो ह्यूमंस, मंकीज, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, राइट, इन मैमल्स में ये वाला, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल नोटिस किया जा सकता है. आप एक और पॉइंट याद से रख सकते हो, जिन भी मैमल्स में ये आता है, दोज मैमल्स आर यूजुअली सीजनल ब्रीडर्स. सीजनल ब्रीडर्स मतलब वो साल के साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहते. These mammals, these females, non-primate females, are reproductively active for a very specific period of the year. पूरा साल ये बेबी कंसीव करने के लायक नहीं होते. रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस इनमें कुछ ही टाइम, साल के कुछ ही ईयर के कुछ ही टाइम पे होती है. दैट पीरियड ऑफ द ईयर जिसमें ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, दैट सीजन ऑफ द ईयर, दैट पीरियड ऑफ द ईयर इज नोन एज हीट पीरियड. या हीट पीरियड बोल सकते हैं या एस्ट्रस पीरियड बोल सकते हैं. आई विल रिपीट. These females, non-primate females, are reproductively active not throughout the year, but they are reproductively active for a very short period of time during the year. That period is known as estrus period or heat period. Okay. For example, हम cows की बात करें,
काउस में हीट पीरियड जो है दैट इज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 18 आवर्स। हाँ, साल में कितनी बार आएगा दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन जब भी आएगा it will be, the cow will be reproductively active, it will be ready to copulate only for a period of 18 hours. Similarly, अगर हम डेयर की बात करेंगे, डेयर, हिरन, हिरन में एक साल में एक ही एस्ट्रस साइकिल आएगा, वन एस्ट्रस साइकिल, वन एस्ट्रस पीरियड पर ईयर। These mammals जिनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साल में एक ही बार एस्ट्रस पीरियड आएगा, एक ही एस्ट्रस साइकिल होगा, इन मैमल्स को हम बोलेंगे मोनो एस्ट्रस मैमल्स। Then take the example of cats and dogs. They have two estrus cycles per year. Therefore, these mammals are known as bi-estrus mammals. And finally, there are some mammals जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साल में एक से ज्यादा एस्ट्रस साइकिल्स आते हैं। Those mammals include rats and guinea pigs. उनको हम पॉलीएस्ट्रस मैमल्स बोलते हैं। पॉलीएस्ट्रस mammals. For example, rats, guinea pigs, etc. Okay. One more thing. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो हुआ नहीं यूट्रस वॉल में, तो यूट्रस वॉल, यूट्रस एंडोमेट्रियम फट जाता है, रप्चर हो जाता है और वजाइनल कनाल से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 और 5 डेज। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर यूट्रस लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन हुआ नहीं, तब भी यूट्रस का लाइनिंग फटता नहीं, नो रप्चरिंग, नो रप्चरिंग ऑफ यूटरीन वॉल। अगर यूट्रस वॉल नहीं फटेगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा नहीं, देयरफॉर नो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतना हैवी यूट्रीन वॉल अगर फटा नहीं, बाहर नहीं आया, तो उतना हैवी यूट्रीन वॉल का क्या होगा? दैट हैवी यूट्रीन वॉल इज रीअब्सॉर्ब्ड। वो रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है। लेकिन ह्यूमंस में, प्राइमेट फीमेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइमेट फीमेल्स में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, इंप्लांटेशन हुआ नहीं यूट्रीन वॉल में, तो यूट्रीन वॉल ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, यूट्रीन वॉल फट के वेजिनल कनाल से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। ओके, ये कुछ डिफरेंसेस हैं एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। खैर, कुल मिला के बात यह है कि इट वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। इसमें हमने फोकस किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। I'm again telling you, if you are having any doubts and queries, please tell me about your doubts in the comments box, or you can send me an email on kharadimudassir@gmail.com. I will try to answer your questions. I'll try to solve your doubts. Further, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो well and good. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please subscribe to it. The name of my YouTube channel is Radiance Biology Classes. अभी के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज एंड बाय।